रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 4B है। ठीक है, स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 4B स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन में क्या कहता है? Orchard Limited OL is a trading concern. It is planning to implement economic order quantity model from 1st of April 2019. एक कंपनी है जिसका नाम है ऑर्चर्ड लिमिटेड, और वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल जो है वो 1 अप्रैल 2019 से इम्प्लीमेंट करने जा रही है। OL deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. OL जो है वो ऐसी कंपनी है जो 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है और हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट सप्लायर है। टू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन गैदर्ड। अब जो आपको डेटा दिया हुआ है ना, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल डेटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा, एनुअल सेल्स 72,000 यूनिट्स, एनुअल सेल्स 72,000 यूनिट्स, सालाना जो सेल है वो 72,000 यूनिट्स की है। सेफ्टी स्टॉक 2,000 यूनिट्स, सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक का दूसरा नाम है। ट्रांजिट लॉसेस एज परसेंटेज ऑफ परचेजेस 10%। ट्रांजिट लॉस का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट लॉस का मतलब ये होता है कि ले जाने में जो बीच में लॉस हो रहा हो। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ, जो एक महीने की होल्डिंग कॉस्ट होगी वो 5 लाख है। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ एक तो दी हुई है, और एक दी हुई है पर मंथ पर यूनिट, एक यूनिट की एक महीने की एवरेज कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इशूड फॉर बीटा, यानी कि कितनी बार चीज़ें मंगवाई गई। ये सारी आपको एक्चुअल बातें दी हुई हैं यहाँ तक। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 4.5 मिलियन, विच इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ 1350000, और टोटल ऑफ 100 परचेज ऑर्डर्स वेर इशूड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। पिछले साल टोटल जो परचेज ऑर्डर्स इशू करे गए, पिछले साल जो परचेजिंग डिपार्टमेंट की टोटल जो है वो कॉस्ट थी, ये सारी बातें भी आपको बताई हुई हैं। फिर 3 में जो है ना वो प्रोजेक्शंस देता है। प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है कि अगले यानी कि आने वाले साल में जो है ना वो क्या चीज़ कैसी होगी, इसके बारे में कुछ मामलात आपको बताता है कि भाई अगले साल क्या कैसा होगा, अगले साल कौन सी चीज़ कितनी होगी या क्या होगी ना। सही है ना? अच्छा जी, अगले साल के हिसाब से सर क्या बताता है? अगले साल के हिसाब से वो आपको ये बताता है कि इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है सेल्स का वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक 2500 यूनिट्स, जो सेफ्टी स्टॉक होगा वो 2500 यूनिट्स होगा। अभी कितना है? अभी 2000 यूनिट्स है। ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स परचेजेस 6% हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट, और सारी कॉस्ट 10% की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएंगी। 4 में लिखता है क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम। क्लोजिंग स्टॉक जो है सेफ्टी स्टॉक के अलावा अगर कोई है तो वो वेरी करता है इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम, यानी कि सेल्स का अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज होता है। आगे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ फॉर बीटा। बीटा जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसका EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? प्यारे बच्चों, आप लोगों की अगर आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ी सी एक्टिविटी रखोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि ये कि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो चीज़ों की जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें से एक चीज़ है आपकी कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। बिल्कुल सही है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग की ज़रूरत है। एनुअल डिमांड की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़बरदस्त।
और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की ज़रूरत है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये तीन बातों की या ये तीन चीज़ों की जो है ना वो आपको ज़रूरत होती है अगर आपने अपना क्या कहते हैं EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इस सवाल में अगर देखते हैं ना तो हमारे पास जो लेट से होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है ना उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो वो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है एक यूनिट की पूरे साल की। जब हम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो वो होल्डिंग कॉस्ट होती है एक यूनिट की पूरे साल की। देखो करंटली हमारे पास जो ये लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, इस लास्ट ईयर के एक्चुअल डेटा में लिखा हुआ है कि होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट जो है ना वो 80 थी। होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 थी। होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 रुपये थी। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट जो है ना वो 80 रुपये थी। एक यूनिट की एक महीने की, आई रिपीट, एक यूनिट की एक महीने की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 80 रुपये थी। तो साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो पहले तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 80 इंटू 12 इससे सालाना होल्डिंग कॉस्ट आ गई? क्या यही करना है मुझे या इसमें और कोई मामला भी हैं जिसको मुझे देखना है? क्या मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 80 इंटू 12 करने से आ जाएगी? यस, हमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी लेना होगा। अगले साल जो है वो मेरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10% से बढ़ रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो 80 इंटू 12 इंटू 1.1 करना होगा, 80 इंटू 12 इंटू 1.1 करना होगा, 80 इंटू 12 इंटू 1.1 करना होगा, 80 इंटू 12 इंटू 1.1 करना होगा। 80 इंटू 12 इंटू 1.1 इसलिए करना होगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से भी तो होल्डिंग कॉस्ट पे इंक्रीज आएगा। तो मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट होगी वो 1056 हो जाएगी। ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी वर्किंग हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग के लिए। दूसरी वर्किंग हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग के लिए। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग के लिए कैसे वर्किंग करेंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग के लिए कुछ इस तरह से वर्किंग कर लेंगे कि अगर सवाल का हम डेटा देखते हैं तो सवाल के डेटा में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 4.5 मिलियन। मैं बुलेट नंबर 2 रीड कर रहा हूँ। बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी पिछले साल की जो टोटल कॉस्ट है परचेज की वो 4.5 मिलियन है, विच इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ 1350। इसमें 1350,000 की जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट शामिल है। तो अगर 4.5 मिलियन का टोटल है और 4.5 मिलियन के टोटल में से 1350 की फिक्स कॉस्ट शामिल है, 4.5 मिलियन का टोटल है और उसमें 1350,000 की फिक्स कॉस्ट शामिल है, हम अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल में वो वाली होल्डिंग कॉस्ट लेते हैं जो वेरिएबल होती है। फिक्स वाली होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। फिक्स वाली होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ऑर्डर्स के साथ इंक्रीज नहीं होगी, लिहाजा उसको कंसिडर करा ही नहीं जाता। और क्योंकि उसको कंसिडर नहीं करा जाता तो हमें करना क्या होगा? हमें 450,000 में से माइनस कर देना होगा 1350,000। ठीक है, 4500,000 के अमाउंट में से 1350,000 का अमाउंट हम हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाली जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी ज़रूरत है। इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। सर 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? 100 से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, 100 से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था कि ये जो होगी अमाउंट ये 100 ऑर्डर्स की होगी। तो पहले तो मैंने 4.5 मिलियन में से 1350,000 हटा दिया। 4.5 मिलियन में से जब मैंने 1350,000 हटा दिया तो मेरे पास वेरिएबल हिस्सा आ गया। जब मेरे पास वेरिएबल हिस्सा आ गया तो मैंने उसको 100 से डिवाइड भी कर दिया। 100 से डिवाइड क्यों किया? 100 से डिवाइड इसलिए कर दिया, 100 से डिवाइड करने से मुझे एक ऑर्डर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो पता चल गई और उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे सर? इसलिए क्योंकि जो करंट ईयर है हमारा जिसका हमें हिसाब किताब करना है उसमें 10% की इन्फ्लेशन भी है जिसको हमें शामिल करना है। तो पहले मैंने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में से होल्डिंग कॉस्ट फिक्स वाली हटा दी, वेरिएबल रह गई, उसको 100 से डिवाइड किया, एक ऑर्डर की आ गई,
और उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया ताकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी उसमें शामिल हो जाए। तो ये टोटल बन गया 34650, 34650। ठीक है, ये बन गया टोटल 34650। अब आ जाती है वो वर्किंग जिसमें मुझे एनुअल डिमांड ढूंढनी है। अच्छा देखो, मैं जो है ना वो कोई भी चीज़ परचेज करता हूँ तो मुझे जो एनुअल डिमांड ढूंढनी होगी ना, वो ये ढूंढनी होगी कि मैं कितनी चीज़ें परचेज करूँगा। ठीक है, मुझे ये ढूंढना होगा कि मैं कितनी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी जो है उसको परचेज करूँगा, यानी कि ख़रीदूँगा। अब इससे क्या मतलब है सर आपका? देखो बेटा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस minus closing stock of finished goods is equals to units sold. Opening stock of finished goods plus purchases minus closing stock of finished good is equals to units sold. Opening stock of finished good plus purchases minus closing stock of finished goods is equals to units sold. ये मालूम है ना? इस हिसाब से अगर मैं अपनी परचेजेस देखूँ ना, परचेजेस, तो परचेजेस कैसे आएगी? यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मैं अपनी परचेजेस देखूँ तो परचेजेस इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे मैं अपनी परचेजेस निकाल सकता हूँ। अब अगर मुझे इस तरह से अपनी परचेजेस निकालनी है, परचेजेस इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो सबसे पहले हम यूनिट सोल्ड की बात करते हैं। अच्छा, यूनिट सोल्ड कैसे आएंगे? जो एक्चुअल रिजल्ट दिए हुए हैं, जो अभी के रिजल्ट दिए हुए हैं, उस हिसाब से जो यूनिट सोल्ड है वो 72,000 है। क्या मैं 72,000 के यूनिट सोल्ड लूँगा? क्या मेरे यूनिट सोल्ड जो है वो 72,000 होंगे, या क्या मैं उसको किसी तरह से चेंज करूँ? 72,000 सही है या उसको चेंज करना पड़ेगा? क्या कोई इंक्रीज या डिक्रीज है? क्या किसी किस्म का कोई चेंज है? हाँ, क्या करना है? उसने ये लिखा हुआ था, उसने ये बताया हुआ है इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम 25%। तो अगले जिस साल की मुझे वर्किंग करनी है उस साल 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, 72,000 को मुझे 25% से इंक्रीज़ करना है। 72,000 को मुझे 25% से इंक्रीज़ करना है, तो मैं 1.25 से करूँगा मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे यूनिट सोल्ड जो है ना वो 90,000 होंगे। मेरे यूनिट सोल्ड जो है वो 90,000 होंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसको ऐड करना होता है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उससे कुछ चीज़ें डिटरमाइन हो रही हैं। हमारे सवाल में जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, उस एक्चुअल डेटा से जो है ना वो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, पिछले साल मैंने कितनी चीज़ें ख़रीदी थी, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शायद मिल सकती है। ठीक है ना? कैसे मिल सकती है? आगे मैं क्या करूँगा, कोई बता सकता है? अच्छा, 5 लाख को 80 से डिवाइड करने की क्या लॉजिक है? टोटल परचेजेस आएंगी। कैसे आएंगी टोटल परचेजेस भाई, कोई बताएगा? मतलब कि ये किस तरह से टोटल परचेजेस के बराबर है? एक महीने की, बिल्कुल एक महीने की। देखो, मुझे इससे क्या लिखा हुआ था? ऑर्चर्ड लिमिटेड ओएल इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से कंपनी जो है वो ईओक्यू मॉडल जो है वो अप्लाई करना शुरू करेगी। OL deals in 4 products of which is purchased from a different supplier to compute EOQ for one of its products. Beta, the following data has been gathered. ठीक है, आपको एक्चुअल डेटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा दिया हुआ था, उसमें एनुअल सेल्स दी हुई थी, ये पूरे साल की सेल्स है। सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ था। सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये कि इतना आपने अपने पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टॉक लिखा हुआ है। ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस दिया हुआ था 10%। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है पर मंथ।
एक महीने की जो आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है वो 5 लाख है, और एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट भी आपको दी हुई है, ठीक है, पर मंथ पर यूनिट भी आपको दी हुई है, वो दी हुई है आपके पास 80। अच्छा, हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, है ना। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको 5 लाख रुपए जो है वो दी हुई है टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ, आपको 5 लाख रुपए टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दी हुई है, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ जो है वो 80 है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो है वो कितनी बनी, एवरेज इन्वेंट्री बन गई 5 लाख डिवाइडेड बाई 80, सही है ना। एवरेज इन्वेंट्री जो बन गई ना, यानी कि ऑन एन एवरेज जो आपके पास इन्वेंट्री होती है, ऑन एन एवरेज जो आपके पास इन्वेंट्री होती है वो बन गई 6250। ये बात क्लियर है। सही है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हो आप बताओ। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इशूड फॉर बीटा दिया हुआ है 40, सही है। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज अपॉइंटमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू 4.5 मिलियन विच इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉस्ट, ट्रांजिट लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस, सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब देखो ये एवरेज इन्वेंट्री क्या है, इसमें बफर स्टॉक शामिल है, क्या इस एवरेज इन्वेंट्री में बफर स्टॉक शामिल है। हाँ, अगर अगर हमें पूरे साल की एवरेज इन्वेंट्री चाहिए तो फिर हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई। अच्छा, बफर स्टॉक शामिल है, बफर स्टॉक शामिल है भाई। जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है, एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, है ना। एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, और इसने लिखा हुआ था कि हमारी जो सेफ्टी स्टॉक होती है ना, सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू होती है वो 2000 यूनिट्स होती है, सही है ना। अब जब कंपनी ये ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करने लग रही होगी तो कंपनी के पास जो है ये स्पेसिफिकली ओपनिंग स्टॉक होगा, सही है। अच्छा, अब जब कंपनी ईओक्यू का मॉडल अप्लाई कर देगी तो उसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, सही है। उसका जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ। जब कंपनी ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देगी तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है कि 6250 की जो एवरेज इन्वेंट्री है, 6250 की जो एवरेज इन्वेंट्री है इसमें 2000 का बफर स्टॉक शामिल है, इसको निकाल दिया। 6250 की जो एवरेज इन्वेंट्री है इसमें 2000 का बफर स्टॉक शामिल है, इसको निकाल दिया। और फिर सवाल में एक चीज़ लिखी भी थी कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है बफर स्टॉक के अलावा वो सेल्स की परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज़ भी होती है, यानी कि कितना इंक्रीज़ करेंगे हम, यस 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और काम करेंगे वो ये है कि अब मैं 2500 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखूँगा, अब मैं 2500 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखूँगा तो मैं 2500 को ऐड भी करूँगा,
ठीक है, देखो 6250 जो है वो पुरानी मेरी एवरेज इन्वेंट्री होती थी, यानी कि जब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल अप्लाई कर रहा था तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 6250 यूनिट्स की एवरेज इन्वेंट्री होती थी। जब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल अप्लाई कर दूंगा तो 6250 में से 2000 का बफर स्टॉक हटाया और उसको 1.25 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक वो 25% से आप इंक्रीज कर दोगे जब आप ईओक्यू अप्लाई करोगे। साथ में आपके क्लोजिंग स्टॉक में 2500 यूनिट्स बफर स्टॉक के भी होने चाहिए। सही है ना? मैं वापस से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। देखो हमने किया क्या, हमने जो है ना वो 5 लाख को 80 से डिवाइड किया तो एक महीने की मेरे पास जो इन्वेंट्री है ना वो आ गई। सही है ना? अच्छा, मुझे ये पता चल गया कि भाई ये मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो होगी। अच्छा सर, ये एवरेज इन्वेंट्री क्यों होगी? आपने तो एक महीने की वर्किंग करी है, देखो होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ है, वो भी एनुअल नहीं है। आप इसको यूँ भी कर सकते थे ना, टोटल होल्डिंग कॉस्ट अगर पूरे साल की लेता मैं, अगर होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की लेता तो मैं क्या करता, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करता। और राइट साइड पर क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय, फिर होल्डिंग कॉस्ट भी 80 नहीं होती, 80 इंटू 12 होती। अगर मैं 5 लाख इंटू 12 यानी कि पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट लेफ्ट साइड पर रखता तो राइट साइड पर भी होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ नहीं रखता, बल्कि पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट रखता है, यानी कि 80 को भी 12 से मल्टीप्लाई करता। तो इफेक्टिवली दोनों साइड्स 12 से मल्टीप्लाई हो रही होती, फिर भी एवरेज इन्वेंट्री 6250 ही बनती। यानी कि ईओक्यू का मॉडल अप्लाई करने से पहले ऑन एन एवरेज मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई होती थी वो 6250 यूनिट्स होती थी। ये बात समझे? ईओक्यू का मॉडल अप्लाई करने के बाद मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो चेंज हो गई। 6250 में 2000 का बफर स्टॉक शामिल है, उसको हटाकर 25% से इंक्रीज़ किया और नया वाला बफर स्टॉक यानी कि 2500 शामिल किया। अब जनरली मेरे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है ऑन एन एवरेज, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा भाई, अब हमारे पास यूनिट सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी पहले क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो 6250 है ना, तो परचेजेस कितनी होनी चाहिए? इन सबको नेट ऑफ करते हैं, 91562.5। अच्छा, ये जो 91562.5 आ रहा है, ये जो 91562.5 की परचेजेस आ रही है कि मुझे इतनी चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, ये नेट क्वांटिटी की बेसिस पर है, ट्रांजिट लॉसेस के बाद है, ये ट्रांजिट लॉसेस के बाद है। इस साल 6% के ट्रांजिट लॉसेस भी होंगे। ट्रांजिट लॉसेस यानी कि खरीदते वक्त जो चीज़ें ज़ाया होंगी, तो मैं इसको 94 से डिवाइड करता हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं इसको 94 से डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जो 91562.5 है वो आफ्टर लॉसेस है। ट्रांजिट लॉसेस का मतलब ये होता है कि चीज़ें लेकर आने के बीच में रास्ते में ट्रांजिट के दौरान जो लॉसेस हो जाए, तो भाई मैं 9162.5 मुझे अगर अपने प्रेमिसेस पर लेकर आना है और 6% जो है वो ट्रांजिट यानी कि आने में ज़ाया हो जाता है, तो मैं उसको ग्रॉसअप करता हूँ और ग्रॉसअप करता हूँ तो ये 97406.91 बनता है। अब मैं अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और इस पूरे पे पावर 0.5। 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में होता है।
2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होता है, तो 2528.36 आंसर आ रहा है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंटू डिमांड डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, और पूरा का पूरा अंडर रूट में आएगा। तो अब मैं यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को तो पहले पॉज कर देता हूँ, फिर आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ ताकि ये पास पेपर अपलोड हो जाए। सर लॉसेस पहले से ऐड कैसे समझ? अच्छा देखो, लॉसेस इसमें ऐड नहीं हुए हैं, लॉसेस इसमें ऐड नहीं हुए हैं। 91562.5 की चीज़ें परचेज करनी है ना, तो इसमें लॉसेस है नहीं, इसको इसमें लॉसेस को हम ऐड करेंगे। देखो ये नेट है ना, ये जो क्वांटिटी है ना, ये नेट क्वांटिटी है, इसको मैंने ग्रॉस अप किया है। ग्रॉस अप कैसे किया है भाई? ये आफ्टर 6% ऑफ लॉसेस है, तो बिफोर 6% ऑफ लॉसेस जो है उसके लिए मैंने 94 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। देखो मैं इतना ख़रीदूँगा, इतना मैं ख़रीदूँगा, रास्ते में इसका 6% ज़ाया हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा नेट वो 915262.5 होगा। अच्छा मैं यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।